नमस्कार। प्रबंधन के अंतर्गत अब हम जिस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे वो है हेनरी फ्योल का सिद्धांत। सबसे पहले अगर बात करें तो जब भी प्रबंधन की बात आती है तो प्रबंधन के जनक के रूप में जब भी क्वेश्चन आता है तो हेनरी फ्योल का नाम आता है। अक्सर आधुनिक प्रबंधन के जनक की भी बात आती है तो हेनरी फ्योल की बात आती है, जबकि कुछ लोग ड्रकर को आधुनिक प्रबंधन का जनक मानते हैं। जब वैज्ञानिक प्रबंधन की बात आती है तो टेलर को उनका मतलब कहा जाता है कि वो टेलर उनके जनक है। तो कुल मिला जुला के जो सबसे महत्वपूर्ण नाम निकल से सामने आता है वो हेनरी फ्योल का है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनको प्रबंधन का जनक भी कहा जाता है और उनके कार्यों को, उनके सिद्धांतों को इतना फॉलो भी किया जाता है। तो एक खनन इंजीनियर किस प्रकार से प्रबंधन का जनक बना, ये इसकी कहानी काफ़ी लंबी है, उसको हम उनके जीवनी के रूप में फिर से चर्चा करेंगे। बट यहाँ पे उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में उन्होंने 5 कार्य प्रबंधन के और 14 सिद्धांत दिए। वो इतने इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसको हम ध्यान दें तो हमको कोई भी कार्य को मैनेज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब हम उनको शॉर्ट में अध्ययन करेंगे कि हेनरी फ्योल ने कौन से 5 कार्य बताए प्रबंधन के अंतर्गत। तो इसको PO CCC का सिद्धांत भी कहते हैं। तो PO CCC क्या है? P फॉर प्लानिंग या नियोजन। किसी चीज को, कार्य को करने के पहले हमको क्या करना चाहिए? उसकी योजना बनानी चाहिए। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन। फिर उस योजना के अनुरूप हमें हर चीज का संगठन करना चाहिए। भौतिक संसाधन है, आपका मानवीय संसाधन और बाकी चीजें, उनको संगठित करना चाहिए। फिर C फॉर कमांडिंग। कमांड करना चाहिए, उसको निर्देशन देना चाहिए, मतलब किस प्रकार से हम उसको, अब संगठन तो कर लिया, अब उसको बिना निर्देश के वो स्कैटर हो जाएगा, तो उसको हमको आगे कमांड करना है। फिर उसके बाद है C फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेटिंग करना मतलब यहाँ पे समन्वय करना, आपस में हर चीज को वहाँ पे समन्वय करना है। और लास्ट C का फुल फॉर्म है यहाँ पे कंट्रोलिंग या नियंत्रण। तो ये जो 5 कार्य हैं ये प्रबंधन के A to Z जितने भी स्टेप होते हैं उनको समाहित करने वाले कार्य हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए। उन 14 सिद्धांतों की बात करें वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इनका पहला सिद्धांत था कार्य विभाजन। जब भी हम कोई कार्य करें तो उसकी समग्रता को उस विश्लेषित करने के बाद उसमें जो निहित कार्य, मतलब कार्य समूह है, उसका विभाजन हमको उचित रूप से करना चाहिए, ताकि जब भी हम कार्य करने चले तो हमको पता हो कि हमको किस स्टेप को पहले करना है, किस स्टेप को बाद में करना है, कहाँ कौन सा कार्य महत्वपूर्ण है, किस प्रकार उसको हमको ऑर्गेनाइज करना है और किस प्रकार कार्य का संचालन यहाँ पर करना है। तो सबसे पहला इसका सिद्धांत है कि कार्य विभाजन सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी कार्य को करने के लिए। दूसरा है प्राधिकार व उत्तरदायित्व। फिर उन कार्य विभाजित जो कार्य हैं उनका उत्तरदायित्व आपको देना है। तो समूह है आपके, जो मतलब कोई एक कार्य, आप कोई भी एक कार्य अकेले ऐसे नहीं बनता। आपको ताला भी खोलना है तो उसकी प्रॉपर चाबी लेनी होगी, आपको वहां तक जाना होगा तब ताला खुलेगा, फिर मतलब उसका पूरा प्रोसेसिंग है। तो यहाँ पे जो कार्य है उसका भी प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी पर होना चाहिए। किस प्रकार हम उसका उत्तरदायित्व किसे दे रहे हैं, जो इस कार्य में, जिस कार्यांश में जो निपुण है, उस प्रकार से हमको विभाजित करने के बाद उसका उत्तरदायित्व देना है। फिर अनुशासन। तो अनुशासन ऐसा नहीं कि दंड देना है। अनुशासन मतलब किसी कार्य को समय से करना है, हमको कितना टाइम देना है, किस प्रकार से हमको प्रक्रिया करनी है, मतलब बिना रुके, या जो आवश्यक हमारा समय है, श्रम है, ये हमको किस प्रकार देना है। तो ये अनुशासन का इनका तीसरा सिद्धांत है। चौथा है आदेश की एकता। आदेश का एकता अर्थात ये सिद्धांत उसका सिद्धांत में फॉलो हुआ है और यहीं से उन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आदेश की एकता में एक जो वरिष्ठ है, जिस कार्य का जो समूह दिया गया है उसमें जो वरिष्ठ है उसकी जो आदेश है वो
उस कार्य को करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ पे आपने देखा कमांडिंग का इन्होंने कहा जो कार्य होता है, तो वो कौन करेगा? आदेश की एकता ही नहीं है अगर, तो वो कार्य कमांड ही नहीं होगा, सही से होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आदेश की एकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पांचवा आपका है दिशा की एकता। तो आदेश आपने दिया, लेकिन जो उसकी निर्देशन है, मतलब आपका जो दिशा है, वो डायरेक्शन की भी एकता यहाँ पे होनी चाहिए कि उस हमको फाइनली रिजल्ट चाहिए और अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो ये नहीं कि ये बोल रहे हैं तुम ऐसे करो तब अच्छा होगा, वो बोल रहे नहीं इसका अपोजिट करो तो अच्छा होगा। तो डायरेक्शन भी जो होना चाहिए वो आपकी उसमें एकता होनी चाहिए, समन्वय होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जो छठा सिद्धांत दिया, व्यक्तिगत हितों को सामान्य हितों में परिवर्तित करना। अब हम सोचें कि हमारा समूह का कार्य हो जाए, मतलब जो आपका डिवाइड हुआ है, एक समूह वाले सोचे मेरा कार्य हो जाए, इनका नहीं हो, मेरा ही हो जाए, मैं फर्स्ट आऊँ, मुझे प्राइज मिले। ऐसा नहीं करना है। यहाँ व्यक्तिगत हित, जैसे कि मुझे कम काम करना पड़े, लोग ज़्यादा करें जो हमारे साथ के हैं, मैं वरिष्ठ हूँ, मैं मतलब जिस प्रकार से भी, तो उसमें आपको व्यक्तिगत हितों को एकदम दरकिनार करके यहाँ पर सामान्य हित, जो सर्व सामान्य हित है, जिसमें सबका हित है, जिसमें कार्य के रिजल्ट का हित है, जिसमें सबका हित हो, वही कार्य आपको करना है। सातवां है कार्मिकों का पारिश्रमिक। ये भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी कार्य के प्रबंधन में। उचित पारिश्रमिक, अधिक न कम। आप ये समझिए कि आपको उस कार्य को लिमिटेड बजट में भी करना है और आपको किसी के हितों को भी दरकिनार नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे पारिश्रमिक का सही नियोजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। आठवां है आपका केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में जैसे कोई एक है और वो निर्देशन दे रहा है और डायरेक्शन दे रहा है और बाकी सब कर रहे हैं। और विकेंद्रीकरण में कि हम अपने कार्य को विकेंद्रित करें, हमारी पावर थोड़ी थोड़ी सब में दें कि ठीक है मैं मेन हूँ, बॉस हूँ, चलो ठीक है, ये मैनेजर है, ये उसके नीचे ये है। तो सबका एक प्रॉपर यहाँ पे कार्यों का विभाजन जब करते हैं तो उनको वो पावर भी देते हैं तो कि वो कार्य को इस प्रकार से संचालित करें। उनकी इतनी फ्रीडम होनी चाहिए, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको शक्तियों का विकेंद्रण कहते हैं। और जब केंद्रीकरण मतलब जो मेन है वही सारी चीज़ें पावर उसके पास है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिद्धांत है। इसके बाद नौवां है स्केलर श्रृंखला। तो यहाँ पे स्केलर श्रृंखला जैसे शीर्ष से निम्न जो श्रृंखला चल रही है। लेकिन एक चीज और है, आपातकाल में आपका किसी भी स्तर पे कोई भी मदद कर सकता है, कोई भी गाइड कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इसको गैंग ब्लैक के नाम से भी कभी कभी कहते हैं। तो यहाँ पे स्केलर श्रृंखला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आदेश, जो आपका आदेश है ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस कार्य को संपन्न कराने में किस प्रकार के आपको यहाँ पे स्टैंड लेने हैं, उस प्रकार के आपको आदेश देने हैं और उसी प्रकार से आपको क्रिया को सही समय में, निर्धारित समय में, लिमिटेड जो आपका बजट है उसी हिसाब से किसी का अहित न करके आपको काम करना है। इसके बाद समानता। तो समानता मतलब इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे इक्विटी है। मतलब हमको किसी से ये नहीं करना कि हाँ चल बराबर तो जो है समभाव समता में होता है कि जो भाव से आप जो काम कर रहे हैं वही भाव हमारे अंदर। तो इक्विटी की बात करी है इन्होंने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है आपका 11वां जो सिद्धांत है। इसके बाद 12वां जो सिद्धांत है वो कार्मिकों का कार्यकाल। तो किसको कितने समय तक कार्य करना है इसका भी यहाँ पर नियोजन किया जाता है शुरू में भी, और कार्य के करने में भी इसका पूर्ण पालन होना चाहिए। 13वां सिद्धांत है पहल की। आपको उसमें पहल करके जो भी जितने भी आपके सहायक हैं सबका अपना स्थान है। तो अपने कार्य को एकदम परफेक्ट बनाने के लिए सभी को पहल के लिए एकदम मतलब यहाँ पर पहल करते रहना चाहिए हर चीज़ को, उसको और बेटर बनाने के लिए। चाहे आप मौखिक रूप से करें चाहे श्रमिक रूप से करें, तो आपको करना है। फिर साथ में लास्ट जो आपका सबसे बड़ा जो पॉइंट है ये है टीम भावना। तो हमें टीम भावना होनी चाहिए कि हमको किस प्रकार से, जैसे होता है ना कि कोई गेम है या कोई भी काम है, अगर उसमें टीम बनती है, बच्चों को ही पढ़ाते हैं तो उसमें टीम बना दीजिए, तो वो सोचता है कि हमारी टीम जीत जाए। तो इस प्रकार से टीम भावना पूरी टीम में
जितने भी आपने विभाजित किए, संपूर्ण जो एकता है आपकी, आपको बना के रखनी है। और टीम भावना उसका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो हमने देखा कि 5 आपके जो कार्य थे, उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 कार्य हैं आपके। और सिद्धांत जो है आपका कार्य विभाजन, प्राधिकार व उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, दिशा की एकता, व्यक्तिगत हितों को सामान्य हितों में कन्वर्ट करना, कार्मिकों का पारिश्रमिक, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण, स्केलर श्रृंखला, आदेश, समानता, कार्मिकों का कार्यकाल, पहल और टीम भावना, ये आपके इतने 14 सिद्धांत है। इसीलिए इनको प्रबंधन का जनक भी माना जाता है, क्योंकि इतनी मतलब पावरफुल तरीके से किसी चीज़ को करना और सब में मतलब एक उत्साह बना के रखना। इसमें ऐसी भी कई चीज़ें हैं जो सिर्फ उत्साह के लिए है। आप जब विकेंद्रीकरण करेंगे तब आपको अंदर कितना उत्साह रहेगा जो काम करेगा, या आप समता की भावना रखेंगे या टीम भावना रखेंगे तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट है इसमें। प्रॉफिट ये सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में नहीं, हमारे टीम के बने रहने में भी है। मतलब हमारी जो टीम है सिर्फ एक काम तो करना नहीं, एक काम का ये आपका है। लेकिन जितनी भी आपका कार्य योजनाएं हैं साल भर की, जीवन भर की, उसमें अगर इस प्रकार से पूरी तरह फॉलो करें तो वो शायद टीम का टूटना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ये आपका हेनरी फ्योल का सिद्धांत है। धन्यवाद।